क्या आपने कभी इमेजिन किया है सपोज बरसात हो रही है और आप चाय पी रहे हो और उस चाय आपकी क्या हो फीकी हो तो आपका सारा मजा ही किरकिरा हो जाता। लेकिन ये ऐसा होता क्यों है? ये होता है हमारे कॉन्सेप्ट सॉल्युबिलिटी के कारण। मीन्स शक्कर शुगर उसमें सॉल्युबल ही नहीं है, मतलब घुली ही नहीं है। तो ये ऐसा क्यों होता है, तो चलिए समझते हैं इस वीडियो में। तो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फ्यूके एजुकेशन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। मैं प्रदीप मालविया, आपका केमिस्ट्री मेंटर, एक बार फिर आप सभी के साथ आ गया हूँ एक और सेशन के साथ। तो आज के इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं सॉल्युबिलिटी। ये हमारी 12th क्लास केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का थर्ड टॉपिक होने वाला है सॉल्युबिलिटी, और इससे जुड़े हर एक रियल लाइफ जो हमारे एग्जाम्पल्स है उनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक सॉल्युबिलिटी। तो सबसे पहले समझते हैं सॉल्युबिलिटी है क्या। सॉल्युबिलिटी किसी भी टर्म की सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है, उस किसी भी सॉल्यूशन की एफिशिएंसी कितनी है। जैसे अगर हम रियल लाइफ में बात करें किसी भी इंसान की, अगर कोई भी एक पर्सन है उसकी सहनशीलता कितनी है, मीन्स वो कितना उसको टॉलरेट कर सकता है किसी भी चीज को। सेम ऐसे ही कोई भी हमारा सॉल्यूशन है उसकी भी ये टॉलरेंस ही है कि वो कितना सॉल्यूट को अपने में डिसॉल्व कर सकता है। तो ये क्या होगी, उसकी सॉल्युबिलिटी होगी कि भाई आप किसी भी चीज में एक पर्टिकुलर अमाउंट तक ही सॉल्यूट को आप डिसॉल्व कर सकते हो। सपोज आप एक ग्लास ऑफ वाटर ले रहे हो, अब आप उसमें शुगर डिसॉल्व कर रहे हो। अगर आप सोच रहे हैं अब आप 250 ml आपने वाटर लिया और आप उसमें 250 ग्राम ऑफ शुगर घोल दें, तो ये इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि भाई उस इतना जो हमारा सॉल्वेंट है उसकी इतनी कैपेसिटी है ही नहीं कि वो इतना आपका सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सके। उसकी भी एक फिक्स कैपेसिटी होगी, जैसे हर एक सभी की एक फिक्स कैपेसिटी होती है किसी भी चीज की। तो सेम सॉल्यूशन की भी एक कैपेसिटी होती है कि भाई वो अपने अपने में कितना सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकता है। तो उसकी ये जो कैपेसिटी है वही कहलाती है सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी होती क्या है, अगर इसका हम थ्योरेटिकल देखें डेफिनेशन, तो क्या होता है किसी भी सब्सटेंस की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो होती है आपका मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ स्पेसिफिक अमाउंट सॉल्वेंट टू स्पेसिफिक टेम्परेचर। मतलब एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर किसी भी सॉल्यूशन में हम कितना अमाउंट हम उसमें डिसॉल्व कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए बात करें, जैसे आपने रूम टेम्परेचर पे हमने 1 ग्लास ऑफ वाटर लिया, इसमें आप हम सॉल्ट डिसॉल्व कर रहे हैं, तो इसकी भी एक फिक्स कैपेसिटी होगी। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये क्या होगा, इसमें सॉल्ट डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा, सॉल्ट डिसॉल्व नहीं होगा। सॉल्ट डिसॉल्व नहीं होगा मीन्स अब उसकी जो लिमिट है उस सॉल्यूशन की डिसॉल्विंग कैपेसिटी है वहां तक रीच हो गया, अब उससे ज्यादा हम सॉल्यूट नहीं डिसॉल्व कर सकते। तो अब आप समझ रहे होंगे कि भाई अब इसमें हम और ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते। मतलब अब ये कौन सा सॉल्यूशन बन गया, ये बन गया हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्योंकि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं भाई, जिसमें और ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट नहीं घोल सकते। तो सॉल्युबिलिटी सिंपल में ये है कि भाई आप किसी सॉल्यूशन को सैचुरेट करने के लिए कितना सॉल्यूट लगेगा। सिंपल सा सॉल्युबिलिटी क्या होगी आपकी, भाई किसी भी सॉल्यूशन को सैचुरेट बनाने के लिए कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट नीड है वो उसकी सॉल्युबिलिटी है, क्योंकि उससे ज्यादा सॉल्यूट हम उसमें डिसॉल्व नहीं कर सकते। तो सॉल्युबिलिटी हम बात करेंगे इस टॉपिक में दो टाइप्स के सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी के लिए। फर्स्टली हम बात करेंगे सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन के लिए, और सेकंड हम बात करेंगे गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन के लिए। सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन आपको पता ही होगा, जैसे आपका शुगर इन वाटर हो गया, आपका सॉल्ट इन वाटर हो गया, ग्लूकोज इन वाटर हो गया ये। और सेकंड हमारा रहेगा गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन के लिए। तो सबसे पहले फर्स्ट सॉल्यूशन की स्टार्ट करते हैं, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अगर कोई भी दो चीज है, कोई भी दो चीज अगर हम उनको मिक्स करें, कोई भी दो चीज डिसॉल्व कब होंगी, या फिर अगर हम रियल लाइफ से समझे तो कोई भी दो चीज अगर एक दूसरे के कॉम्पिटिटिव है वो तभी उसमें किसी भी टाइप का जो भी हमारा इंटरेक्शन है वो हो सकता है। सिंपल, अगर हम कोई देखो सेम नेचर के लोग आपकी, अगर जैसे आप किसी से दोस्ती करना चाह रहे हैं तो आप अपने सेम नेचर के पर्सन से आप फ्रेंडशिप करोगे। सिंपल है, अगर आपका जो पर्सन है आपके अपोजिट नेचर का होगा तो आपकी उससे बनेगी ही नहीं। सिंपल। तो जो जो भी इंसान, अगर हम हमारे उसमें बात करें, अगर हम किसी से फ्रेंडशिप भी अगर हम करें तो हमें हमारा सेम नेचर देखने, हम सामने वाले अगर पर्सन का नेचर हमारे जैसे हुआ तो हमारी दोस्ती हो सकती है, और दोस्ती डे बाय डे गहरी होती जाती है। क्योंकि
दोनों का नेचर क्या है, सेम है। तो ऐसे ही हमारे सॉल्यूशन बनते हैं। तो सॉल्यूशन में भी एक टाइप का भाई इंटरेक्शन ही होता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब दोनों में इंटरेक्शन होता है तो ये कहता है भाई सॉल्यूट कि भाई मैं उसी सॉल्वेंट में स्पेसिफिक में डिसॉल्व होऊंगा जो मेरे नेचर का रहेगा। अगर अपोजिट नेचर है तो वो डिसॉल्व नहीं होगा, मतलब डिसॉल्व नहीं होगा मतलब सॉल्यूशन ही नहीं बनेगा। तो सेम जब फर्स्ट केस हम बात करते हैं सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए, तो क्या देखते हैं हम, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट क्या रहेगा आपका। ठीक है, तो नेचर ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट, अगर भाई सॉल्यूट और सॉल्वेंट सेम नेचर के हैं तो वो डिसॉल्व होंगे, और अलग अलग नेचर है तो नहीं होंगे। तो सेम अगर उसी केस में अगर हम बात करें यहाँ पर, ये आपका सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम। तो अगर हम इस नेचर की अगर हम बात करें तो ये कैसे डिसॉल्व होंगे, अगर आपका सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सेम नेचर का है तभी वो डिसॉल्व होंगे। अब नेचर कैसे देखेंगे भाई, हमारे इंसानों के उसमें तो नेचर हम बहुत तरीके से देखते हैं, लेकिन इनमें कैसे बात करेंगे सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में, तो इनमें देखा जाता है इनकी पोलैरिटी, कि अगर भाई हमारा सॉल्यूट अगर पोलर होगा तो सॉल्वेंट भी कैसा होना चाहिए, पोलर। पोलर मींस क्या होना चाहिए, उसमें चार्ज होना चाहिए। तो भाई जो पोलर सॉल्यूट है वो किस में डिसॉल्व होते हैं, पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, और हमारे जो नॉन पोलर सॉल्यूट है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्यूट जो आपके डिसॉल्व होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट में। अब ऐसा क्यों होता है, जैसे एग्जांपल के लिए अगर अपन बात करें तो जैसे हमारा पोलर सॉल्यूट कोई भी ले, जैसे NaCl, ये आपका सॉल्ट है, ठीक है, ये कैसा पोलर है, तो ये किस में डिसॉल्व होगा, ये आपका डिसॉल्व होगा पोलर सॉल्वेंट जो कि वाटर, क्योंकि ये वाटर पोलर है। अगर हम इसको नॉन पोलर सॉल्वेंट में हम डिसॉल्व करना चाहें, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, आपका नॉन पोलर सॉल्यूट है, तो ये इसमें डिसॉल्व नहीं होगा क्योंकि नेचर दोनों का अलग अलग है। और सेम केस अगर नॉन पोलर सॉल्यूट है तो वो किस में डिसॉल्व होगा, वो होगा डिसॉल्व नॉन पोलर सॉल्वेंट में। जैसे अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड आपको पता है नॉन पोलर है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड में कौन सा सॉल्यूट डिसॉल्व होंगे, जो भी हमारे नॉन पोलर सॉल्वेंट होंगे। ठीक है, जैसे आपका एक एग्जांपल ले सकते हैं भाई हेक्सेन, ये भी आपका नॉन पोलर है, हेप्टेन प्लस एन हेप्टेन, ये भी आपका नॉन पोलर है, दोनों ही नॉन पोलर है, तो इसीलिए आपके ये डिसॉल्व हो सकते हैं। तो पहला जो फैक्टर था जो कि सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करता, वो क्या, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सेम नेचर होगा तो डिसॉल्व होंगे, डिफरेंट नेचर होगा तो डिसॉल्व नहीं होंगे। तो सिंपल सा हमारा यही रीजन था कि भाई अगर आपका पोलर सॉल्यूट है तो वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, अगर पोलर सॉल्वेंट नॉन पोलर सॉल्यूट था तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। अब सेकंड हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की, और थर्ड हम केस देखेंगे किसका, इफेक्ट ऑफ प्रेशर का। तो सेकंड नेचर ऑफ सॉल्यूट हमने देख ही लिया है, नेचर ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट। तब हम जब टेम्परेचर की बात करते हैं तो दो टर्म पहले हमें समझना जरूरी है, पहले डिसोल्यूशन क्या होता है और दूसरा क्या होता है क्रिस्टलाइजेशन। देखो उससे पहले समझने की बात ये है, देखो सॉल्युबिलिटी अगर हम पढ़ रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी में हमने क्या देखा था कि भाई मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हम घोल सकते हैं, उसके बाद वो घुलेगा ही नहीं। क्यों नहीं घुलेगा, एग्जाम्पल लो, हमारे पास भाई आपके पास आपने कभी चाशनी बनाई होगी घर में, क्लियर, तो आप क्या करते हो कि धीरे धीरे पानी में शुगर ऐड करते जाते हो, तो एक टाइम के बाद आपने देखा होगा वो डिसॉल्व होना बंद हो जाती है। डिसॉल्व होना बंद हो जाती है, आपको स्लोली आप उसको हीट प्रोवाइड करते हो, फिर आप उसमें शुगर डिसॉल्व करते जाते हो। क्यों, क्योंकि भाई एक वाटर की जो कैपेसिटी थी स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, उसने उतना शुगर डिसॉल्व किया। अब उसके बाद कैपेसिटी ओवर हो गई तो फिर आप उसको हीट प्रोवाइड करके और उसमें शुगर डिसॉल्व कर रहे हैं, मतलब आप उसको क्या कर रहे हो, सुपर सैचुरेटेड कर रहे हैं। तो होता क्या है एक्चुअल में, अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर हम बात करें तो ये हमारा एक सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट में हमने एक सॉल्यूट डाला, सपोज इसमें हम NaCl डाल रहे हैं, तो NaCl डाला, स्टार्टिंग में ये क्या होगा, NaCl के पार्टिकल हर एक जगह डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा भाई, जब हम सॉल्यूट इसमें ऐड करते हैं तो वो डिसॉल्व हो जाता है आपका सॉल्वेंट में और कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, डिसोल्यूशन। क्या कहते हैं, डिसोल्यूशन। अब धीरे धीरे जब हम बढ़ाते जा रहे हैं, डिसोल्यूशन बढ़ते जा रहा है, तो डिसोल्यूशन बढ़ते जा रहा है मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट में जो सॉल्यूट की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होती जा रही है। और एक स्पेसिफिक टाइम ये आएगा, एक स्पेसिफिक टाइम पर जब
कंसेंट्रेशन कैसी हो जाएगी, मतलब सॉल्यूशन कैसा हो गया आपका सैचुरेटेड, मतलब उसमें और ज्यादा सॉल्यूट नहीं घोलेंगे। तो अगर जब सॉल्यूट हमारा कैसा बन जा, सॉल्यूशन कैसा बन जाता सैचुरेटेड, अगर उसमें हम और जब हम सॉल्वेंट अगर हम ऐड करें तो क्या होगा, ये सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे और ये सेपरेट आउट हो जाएंगे सॉल्यूशन से, मतलब जो नीचे बॉटम लेयर पे वहां पे डिपॉजिट हो जाएंगे, मतलब सेपरेट हो जाएंगे। उसको क्या कह रहे हैं हम, उस प्रोसेस को कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो भाई some solute particle in the solid collide with the solid particle and get separated out of the solution. This process is known as crystallization। और ये होता कब है कि जब आपका सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो गया और आप और ज्यादा सॉल्यूट आप उसमें डिसॉल्व करोगे तो आपका क्रिस्टलाइजेशन होगा। तो मींस सॉल्युबिलिटी में दो तरीके में डिसोल्यूशन हो रहा है और सेकंड आपका क्या हो रहा है, आपका क्रिस्टलाइजेशन। तो जब आपका रेट ऑफ डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन सेम हो जाए, मींस आपका रेट ऑफ डिसोल्यूशन मतलब जितने मॉलिक्यूल आपके डिसॉल्व हो रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल आपके क्या हो रहे हैं, क्रिस्टलाइज हो रहे हैं, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सेम हो जाए तो उस स्टेट में कहते हैं हम कि वो हमारा सॉल्यूशन क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। क्लियर है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। क्लियर, तो ये था हमारा सॉल्युबिलिटी का पहला कॉन्सेप्ट। ये तो हो गई हमारे टेम्परेचर के बाद। अब हम बात करते हैं, देखो टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है आपका, टेम्परेचर की अगर हम देखें सॉल्युबिलिटी में फैक्ट क्या होता है तो दो केस हम समझते हैं। पहला समझते हैं हम लैटिस एनर्जी क्या होती है और दूसरी हम समझते हैं हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है, लैटिस एनर्जी, और दूसरा क्या होता है आपका हाइड्रेशन एनर्जी। लैटिस एनर्जी का मतलब होता है कि भाई आपका जब हम जो सॉलिड डिसॉल्व कर रहे हैं सॉल्यूट में, सॉलिड को अपने आयंस में ब्रेक होने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायर है, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको लग रही है। ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रेशन एनर्जी क्या है कि भाई जब हम भी सॉलिड को किसी भी सॉलिड को सॉल्वेंट में लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो हाइड्रेशन एनर्जी होती है। तो बेसिकली लैटिस एनर्जी क्या है, ये आपकी एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दी बॉन्ड्स ऑफ सॉलिड, है ना, टू ब्रेक दी बॉन्ड्स, ये होता है आपका ऑफ क्रिस्टल लैटिस। डेफिनेशन आप देखिएगा। और हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, बेसिकली ये आपकी एनर्जी होती है एनर्जी रिलीज्ड व्हेन सॉल्यूट इज डिसॉल्व इनटू सॉलिड। क्लियर है, तो सेम केस हमारा वही आता है, क्योंकि जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो आपका एनर्जी रिलीज होती है, बॉन्ड ब्रेक होता है तो एनर्जी अब्सॉर्ब होती है। तो सिंपल लैटिस एनर्जी में बॉन्ड आपके ब्रेक हो रहे हैं तो एनर्जी रिक्वायर रहेगी, और जब हम हाइड्रेशन जाते हैं, जब हम डिसॉल्व करते हैं तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच इंटरेक्शंस होता है, न्यू बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है, उस बॉन्ड फॉर्मेशन से एनर्जी रिलीज होती है। अब ये डिपेंड कैसे करता है कि भाई कोई भी सॉल्यूट कितना डिसॉल्व होगा या नहीं होगा। तो सिंपल सी अगर हम एक केस समझें कि भाई पहला केस मान लेते हैं कोई भी हमारा एक सॉल्वेंट है ए हमारा एक सॉल्वेंट है और इसकी जो लेटिस एनर्जी है वो लेटिस एनर्जी हमने मान ली 50 किलो जूल है, 50 किलो जूल पर मोल है। ठीक है, 50 किलो जूल पर मोल है, और इसकी जो जब हम इसको डिसॉल्व करेंगे तो जिसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी आई वो कितनी आई, 100 किलो जूल पर मोल। और सेकंड केस क्या हो गया, सेकंड सब्सटेंस हमारा बी है तो इसकी लेटिस एनर्जी अब हम कहें तो 80 किलो जूल पर मोल है, और इसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो 50 किलो जूल पर मोल है। तो यहां से अगर हम ये पता करें कि हाइड्रेशन एनर्जी क्या, एनर्जी रिलीज हो रही है, तो 100 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो रही है और बॉन्ड ब्रेक करने के लिए आपको कितना 50 ही चाहिए। तो मींस ये जो 100 किलो जूल एनर्जी जो रिलीज हुई है ये यूज होगा इसके बॉन्ड को ब्रेक करने में, बॉन्ड ब्रेक होंगे मतलब ये डिसॉल्व हो जाएगा। मींस अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा हुई लेटिस एनर्जी से तो आपका इजीली बॉन्ड टूट जाएंगे और आपका जो सॉल्यूट है वो डिसॉल्व हो जाएगा। तो पहला केस अगर हाइड्रेशन एनर्जी अगर ज्यादा है किससे, लेटिस एनर्जी से, लेटिस एनर्जी से ज्यादा है तो क्या होगा आपका सॉल्यूट डिसॉल्व होगा, सॉल्यूट क्या होगा आपका डिसॉल्व होगा। और इस टाइप का जो डिसॉल्यूशन है वो कैसा होगा आपका एक्सोथर्मिक, क्योंकि जो रिमेनिंग हीट है आपका, रिमेनिंग ये जो हाइड्रेशन एनर्जी वो रिलीज होगी एटमॉस्फेयर में, तो रिलीज होगी तो ये उसका सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज कर देगी, तो कैसा होगा एक्सोथर्मिक डिसॉल्यूशन होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए हाइड्रेशन एनर्जी मतलब 50 किलो जूल रिलीज हो रही है लेकिन बॉन्ड ब्रेक करने के लिए 80 किलो जूल चाहिए हमें, तो मतलब
इतनी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है जितनी कि ये इसको बॉन्ड को ब्रेक कर सके। तो सिंपल सा ये हमें एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जब एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये हीट एब्जॉर्ब करेगा। डिसोल्यूशन कैसा रहेगा आपका? एंडोथर्मिक। डिसोल्यूशन कैसा रहेगा आपका? एंडोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन समझ में आया कि भाई एक्सोथर्मिक में मींस हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है, और एंडोथर्मिक में क्या होता है कि जो लैटिस एनर्जी है वो ज्यादा होती है आपकी हाइड्रेशन एनर्जी से। क्लियर? तो ये दो केस हो गए। अगर दोनों इक्वल हैं तो ना तो एनर्जी रिलीज होगी ना ही गेन होगी, बट डिसोल्यूशन होगा। डिसोल्यूशन होगा पर एनर्जी ना तो रिलीज होगी ना ही गेन होगी। क्लियर? तो सेम वही केस आता, अगर हम मान लो डिसोल्यूशन हमारा क्या है, डिसोल्यूशन अगर आपका डिसोल्यूशन कैसा, अगर आपका डिसोल्यूशन एक्सोथर्मिक है, डिसोल्यूशन कैसा है? एक्सोथर्मिक। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या होगी? डिक्रीज हो जाती है। एक्सोथर्मिक अगर आप डिसोल्यूशन एक्सोथर्मिक है, आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। अगर आपका एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन कैसा हो? एंडोथर्मिक है, तो आप जब टेम्परेचर उसको इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी भी हमारी क्या होगी? इंक्रीज होगी। सॉल्युबिलिटी भी हमारी क्या होगी? इंक्रीज होगी। क्लियर है? तो ये था हमारा आपका सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करी थी। सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए बात कर रहे हैं, तो दो केस हमने देख लिए, पहले नेचर ऑफ सॉलिड और दूसरा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। थर्ड हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर की। बेसिकली जो सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशन में प्रेशर का कुछ इतना इफेक्ट रहता नहीं है, तो उसको हम इतना डिस्कस नहीं करते। सेकेंड टाइप हम सॉल्यूशन की बात करेंगे भाई, गैस एंड लिक्विड सॉल्यूशन। गैस एंड लिक्विड सॉल्यूशन में इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली नेचर ऑफ सॉलिड एंड सॉल्वेंट क्या होता है? तो गैस एंड लिक्विड में एक स्पेसिफिक नेचर का रहता है कि भाई एक स्पेसिफिक जो पर्टिकुलर गैस है वो एक स्पेसिफिक आपका सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगी। जैसे अगर हम बात करें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में कंपेयर करें तो नाइट्रोजन ज्यादा सॉल्युबल है वाटर में एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो ये बेसिकली इनके स्पेसिफिक नेचर पर डिपेंड करता है कि स्पेसिफिक गैस आपके स्पेसिफिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होती है। सेकेंड आ जाएगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो इन सॉल्यूशन के लिए बात करते हैं, तो जो टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस एंड लिक्विड सॉल्यूशन, टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस एंड लिक्विड सॉल्यूशन की जो सॉल्युबिलिटी है वो बेसिकली क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है? टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस एंड लिक्विड सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। थर्ड जो हमारा, अब ये बहुत हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होता है। तो गैस एंड लिक्विड सॉल्यूशन में अगर हम इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात करें तो ये हमारा इंपॉर्टेंट, इसको हम समझते हैं डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑफ गैस एंड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए बताने के लिए हमारे एक साइंटिस्ट थे हेनरी। तो हेनरी ने अपना एक लॉ प्रपोज किया था जो कि बहुत बेटर तरीके से एक्सप्लेन करता है कि भाई आपकी किसी भी गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी कैसे इफेक्ट होती है प्रेशर से। तो चलिए समझते हैं आप जरा हेनरीज लॉ को। तो सपोज आपके दो केस है, एक केस ए है आपके पास, एक केस बी है। क्लियर? ये आपके ऊपर पिस्टन है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ये दो फेज है, नीचे आपका लिक्विड फेज है और ये ऊपर आपका वेपर फेज है। ये आपका वेपर फेज है, ये आपका लिक्विड फेज है। अभी आप देख रहे हैं कि जब वेपर फेज में जो अमाउंट ऑफ जो हमारे मॉलिक्यूल्स है ये ज्यादा है। वेपर फेज में मॉलिक्यूल्स हमारे क्या है? ज्यादा है, लेकिन लिक्विड फेज में जो मॉलिक्यूल्स है, गैस के मॉलिक्यूल्स कम है। लेकिन जैसे ही हम पेपर फेज, हम प्रेशर हमने इंक्रीज किया पिस्टन से, ये हमने क्या किया? प्रेशर इंक्रीज किया। तो आप देख रहे होगे इनका जो वॉल्यूम है वो कम होता जा रहा है। क्यों कम होता जा रहा है? कि ये जो मॉलिक्यूल है, गैस के मॉलिक्यूल, ये इस लिक्विड की सरफेस से कोलाइड करेंगे तो कुछ मॉलिक्यूल आपके लिक्विड में डिसॉल्व हो जाएंगे और कुछ मॉलिक्यूल सरफेस पर रहेंगे। मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में इनका जो नंबर ऑफ हमारे गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं वो इंक्रीज हो गया। नंबर ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल इंक्रीज हो गए और कुछ जो मॉलिक्यूल्स हमारे इंक्रीज हो गए सॉल्यूशन में। मतलब प्रेशर इंक्रीज करने पर जो मॉलिक्यूल्स हैं हमारे इस लिक्विड में, गैस के मॉलिक्यूल्स बढ़ गए। मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स बढ़ गए अगर लिक्विड में, तो मतलब सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो गई। तो सेम केस यही था कि भाई अगर हम जब भी गैस एंड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए अगर हम उसका प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, तो प्रेशर इंक्रीज करने पे क्या होगा? उस गैस की उस लिक्विड में सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। बढ़ेगी क्यों? प्रेशर इंक्रीज करेंगे, ज्यादा मॉलिक्यूल स्ट्राइक करेंगे तो अंदर आपके ज्यादा मॉलिक्यूल डिसॉल्व होंगे। उसको और बेटर समझने के लिए हेनरी ने हमें एक लॉ दिया था, और हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग ये क्या कहता है? ये लॉ कहता है कि भाई एक कांस्टेंट टेम्परेचर, बेटा कांस्टेंट टेम्परेचर
The solubility of gas in liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas present above the surface of liquid of solution। मतलब उस गैस का सॉल्यूशन कितना होगा, प्रेशर जितना ज्यादा होगा उसका सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। और जो मोस्ट कॉमन यूज है आपका हेनरी लॉ यूज किया जाता है वो क्या है कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है जो वेपर फेज में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के। मींस अगर किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर पी नॉट है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा उसके मोल फ्रैक्शन के। पार्शियल प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉल्यूशन में उसका मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा मतलब उसका जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज हो रही है। तो जब हम इसको कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं, कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट इज kx। ये kx क्या होता है, ये kh होता है आपका हेनरीज कांस्टेंट। ये क्या होता है आपका हेनरीज कांस्टेंट की होता है। तो अगर हम हेनरीज कांस्टेंट की बात करें तो बेसिकली एक स्पेसिफिक गैस के स्पेसिफिक टेम्परेचर पे इसकी वैल्यू स्पेसिफिक होती है, ठीक है। तो अगर सबसे पहले अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देखें हेनरीज लॉ कांस्टेंट के, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये जो kh है ये बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है आपका बेसिकली नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। सेकंड टर्म ये डिपेंड करता है kh आपका किस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे। तो होता क्या है, टेम्परेचर जब हम इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे तो जो kh की वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाती है। kh की वैल्यू टेम्परेचर इंक्रीज करने पर kh इंक्रीज हो जाता है। अगर kh इंक्रीज हो रहा है तो उसका जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज। क्योंकि इस रिलेशन से देख लेते हैं कि अगर सेम प्रेशर रहा है तो P नॉट अपॉन एक्स इक्वल्स टू kh है, मतलब kh आपका हेनरीज कांस्टेंट इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा मोल फ्रैक्शन के। तो अगर kh बढ़ेगा तो मोल फ्रैक्शन कम होगा, मतलब सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाने पे kh की वैल्यू बढ़ती है और kh अगर बढ़ रहा है तो आपका भाई जो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है इन द सॉल्यूशन वो कम होगा, मीन सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो यही रीजन है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन की जो सॉल्युबिलिटी वो कम होती है। अब हम कुछ एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं हेनरीज लॉ के। हेनरीज लॉ का सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है कि मैन्युफैक्चर ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स। जो आप सोडा वाटर पीते हो या फिर जो हम बेवरेजेस में जो सॉफ्ट ड्रिंक यूज करते हैं, बेसिकली उनमें क्या होता है कि आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व की जाती है। वो डिसॉल्व कैसे की जाती है, आपने प्रेशर को अप्लाई करके, जितना ज्यादा प्रेशर आप उस पर अप्लाई करेंगे उतना अमाउंट ऑफ आपका CO2 आपका उसमें डिसॉल्व होगा। क्लियर। सेकेंड क्या है आपका मिनिमाइज द पेनफुल इफेक्ट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ डीप सी डाइवर्स O2 dilute with less soluble helium gas is used as a breathing gas। तो होता क्या है कि जो हमारे डीप सी डाइवर्स होते हैं जब वो डाइविंग करने के लिए जाते हैं तो जब वो एंटर करते हैं आपके साथ में वो जो गैसेस का सिलेंडर है उसको कैरी करते हैं। उसमें क्या होता है आपका ऑक्सीजन, हीलियम एंड नाइट्रोजन होता है। तो सिंपल सा अगर रीजन ये है कि जब वो डीप सी डाइविंग करते हैं और जब वो डीप इन द सी में जब एंटर करते हैं तो वहां पर आप देखते हो जितना हम नीचे जाएंगे उतना प्रेशर इंक्रीज होता है। तो प्रेशर इंक्रीज होगा तो जो गैस की सॉल्युबिलिटी है वो भी इंक्रीज होगी। तो जो नाइट्रोजन गैस है जो कि हम कैरी करते हैं, नाइट्रोजन गैस की प्रेशर बढ़ने पर उसकी ब्लड में सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, मतलब ज्यादा नाइट्रोजन गैस ब्लड में सॉल्युबल रहेगी, ज्यादा सॉल्युबल होगी ब्लड में। क्योंकि नीचे जाने पर प्रेशर बढ़ रहा है तो गैस की सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगी, मीन्स ज्यादा नाइट्रोजन गैस आपकी सॉल्युबल होगी। जब वो सरफेस पर आते हैं तो सरफेस पर प्रेशर कम हो जाता है, प्रेशर कम होगा तो जो ब्लड में जो नाइट्रोजन गैस डिसॉल्व है वो बाहर आएगी क्योंकि सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी ना। जब वो बाहर आती है तो बबल्स के फॉर्म में बाहर आती है, और बबल्स के फॉर्म में जब वो बाहर आती है ब्लड टिश्यूज में तो बेसिकली वो ब्लड के जो फ्लो है उसको हिंडर्ड करती है, उसको रोकती है, जिससे क्या होता है बहुत हमें पेन आता है। और इस कंडीशन को क्या कहते हैं, बेसिकली बैंड कहते हैं। इस कंडीशन क्या कहते हैं, बैंड। और ये बहुत पेनफुल होती है, इवन इसमें डेथ भी हो सकती है। तो इसीलिए जो हमारे डीप सी डाइवर्स हैं वो बेसिकली हीलियम गैस यूज करते हैं, क्योंकि हीलियम गैस की जो सॉल्युबिलिटी है हायर प्रेशर पर वो कम होती है क्योंकि KH इसका कम। क्लियर। तो भाई इसलिए हम हीलियम गैस यूज करते हैं ब्रीदिंग गैस में। क्लियर है। ये आपका सेकंड। थर्ड इफेक्ट क्या है, जब हम हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं तो जो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो कम हो जाता है। प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा मतलब हमारे ब्लड टिश्यूज में ऑक्सीजन कम पहुंचेगी। जब ब्लड टिश्यूज में हमारे ऑक्सीजन कम पहुंचेगी तो लो कंसंट्रेशन ऑफ O2 एंड ब्लड ऑफ क्लाइंबर, और इस जो कंडीशन होती है इसको क्या कहते हैं, हम एनेक्सिया कहते हैं। क्लियर। तो ये थे हमारे कुछ एप्लीकेशन आपके हेनरीज लॉ के।
तो थैंक यू एवरीवन। आई होप आप सभी को ये टॉपिक पसंद आया होगा और आप सभी ने अच्छे से जान लिया होगा कि सॉल्युबिलिटी का भाई रोल क्या है। तो सॉल्युबिलिटी ही ऐसा चीज है जो डिपेंड करती है कि भाई कौन सा ज्यादा सब्सटेंस सॉल्युबल होगा, कौन सा नहीं होगा, और ये होते हैं उनके नेचर पे डिपेंड। क्लियर? तो आज अगर इस टॉपिक में कोई भी आपको डाउट हो रहा हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आपको इन टॉपिक्स को और डीपली अगर समझना है तो आज ही हमारा प्ले स्टोर से हमारा ऐप फ्यूके एजुकेशन उसको डाउनलोड करें। थैंक यू।